इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, बहुत ही शानदार, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए बहुत अच्छे से इसको देखो। सर मैं जेई 2025 का स्टूडेंट हूँ, पर्सनल रीज़न के कारण कोटा नहीं आ पाऊँगा, आप हाइब्रिड पे पढ़ाएंगे क्या? यार मैं हाइब्रिड पे तो नहीं पढ़ाऊँगा, मैं केवल एसआरजी में पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि एसआरजी की पूरी मेंटरशिप मैं ही देखता हूँ, तो मेरे पास फिर नॉर्मल बैच में पढ़ाने का समय नहीं बचता है, मन तो मेरा बहुत है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं, ठीक बच्चों। तो देखो जरा क्या लिखा है, ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन पर रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल। ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक, स्मूथ है, दोनों पे पार्टिकुलर कोई भी बंधा हुआ नहीं है, ठीक। अब क्या हुआ जी, जैसा सर ने बताया था, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर हमेशा डायग्राम बनाना होता है, ऐसा सर ने आपके बताया था। अब आपको याद नहीं है तो बात अलग है। तो ये डायग्राम है जस्ट बिफोर का बच्चों, जस्ट बिफोर का। जस्ट बिफोर में ये भाई साहब V0 से जा रहे होंगे, ये लेंथ 12 हो चुकी होगी, है ना, और ये लेंथ चूँकि L है तो हम ये एंगल के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू हाफ होगी, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। क्यों भैया 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 30 डिग्री ही होगा। अच्छा अब ध्यान दीजिए, जस्ट आफ्टर का डायग्राम थोड़ा ऊपर बना रहे हैं ताकि मेरी खोपड़ी का इंटरफेरेंस ना आए भाई। ये जस्ट आफ्टर का डायग्राम है। जस्ट आफ्टर क्या होगा, टेंशन जो है ना एक इम्पल्स देगा तड़ाक से, उस इम्पल्स से दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। चूँकि इस पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो थी पहले, तो इस पर जिधर इम्पल्स आएगा उधर ही इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। इसका मतलब है भाई साहब कि इसका मोमेंटम जो है ना mv इस साइड होगा, या केवल वेलोसिटी लिख दूँ तो इस साइड होगी, ये गारंटी है। और इनके लिए क्या करा जाए, इनके लिए ये करते हैं बच्चा कि पहले इनके यहाँ कंपोनेंट कर देते हैं, ठीक। ये 30 तो ये भी 30, ये आ जाएगा v साइन 30 मतलब V0/2, और ये आ जाएगा √3 V0/2, ठीक है बाबू, सही है। तो ये चीज़ आ गई, V0 के दो कंपोनेंट कर दिए, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर और स्ट्रिंग के अलोंग। अब क्या गुरुजी, क्या ये बताइए, ये टेंशन का इम्पल्स, जो भी स्ट्रिंग का इम्पल्स है, वो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर मोशन को चेंज कर पाएगा क्या? स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले मोशन को चेंज कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, अगर नहीं कर पाएगा तो फिर क्यों ना हम इस वेलोसिटी को एज इट इज़ लिख ही दें, ये वाली वेलोसिटी V0/2, ठीक। इधर वाले को चेंज करेगा, लेकिन एक बात तय है बच्चों, स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती। तो अगर इन भाई साहब की वेलोसिटी v है तो इनकी भी इस डायरेक्शन में v ही होगी, ये कंफर्म है, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती। चलिए अब सिस्टम लेता हूँ, पूरे को सिस्टम लेता हूँ, ठीक है। तो अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन को देखें, ठीक है, और इस डायरेक्शन में मोमेंटम देखें और इस डायरेक्शन में मोमेंटम की बात करें, ठीक, इसको ले लेते हैं x, इसको ले लेते हैं y, और अब मैं along x क्या मैं कह सकता हूँ मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, बल्कि दोनों तरफ ही रहेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बच्चों, ठीक है। अच्छा तो फिर ये है 0, ये है √3 V0/2, तो इनिशियल मोमेंटम x के अलॉन्ग कितना होगा बोलिए, क्या मैं कह सकता हूँ √3 mV0/2, ये x एक्सिस के अलॉन्ग होगा इनिशियल। चलिए फाइनल आइए, फाइनल बच्चों दोनों के दोनों मोमेंटम अगर आप ध्यान से देखिए, दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से इस तरफ जा रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, तो कह सकते हैं 2 mv के बराबर होगा। तो बच्चा पार्टी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से हमको v की वैल्यू पता चल जाती है, और वो v की वैल्यू आती है √3 V0/4। हर्ष साहू पूछ रहे हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो किसी के पास हो तो दे दे, शायद वो @mohibar1 है, ये है लिंक, ठीक है। t.me तो होता ही है, /@mohibar1 है,
ठीक है, ये आ गया भाई v बराबर √3 v0/4 आ गया। ठीक, यानी कि इसकी वेलोसिटी आ गई और इस वाले पार्टिकल का ये वाला कंपोनेंट आ गया, और ये तो पता ही था, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है। चलिए फाइनल वेलोसिटी लिख लेते हैं सारी चीज़ों की। ठीक है, लिखते हैं ये इनकी, इन दोनों की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है और वो वैल्यू है √3v0/4। अच्छा, इस डायरेक्शन की बच्चों वेलोसिटी क्या है, जल्दी बोलो, v0/2। ठीक है, ये भी √3v0/4 है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की अगर बात करें, यहाँ है सेंटर ऑफ मास। सबसे पहली चीज़, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बच्चों क्या होगी, बताओ कैसे निकालें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी? कोई बता सकता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकाली जाए? बोलिए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकाली जाए, क्या कोई बता सकता है? सर आप तो नहीं जा रहे ना? मैं नहीं जा रहा भैया, निश्चिंत रहिए, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं ऑफलाइन का टीचर हूँ, मैं नहीं जा रहा भाई, निश्चिंत रहिए। हाँ भाई, क्या हुआ, सब बढ़िया बढ़िया मज़े में? अरे वाह क्या बात है। नहीं ये नहीं है, देखो जरा ध्यान से सब, v1 + v2/2 तो है। अब मैं तुमको एक और तरीका आसान बताता हूँ नालायको, ये बताइए मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं है? ठीक है, इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखिए, VCM इनिशियल बोलिए क्या है? क्या मैं कह सकता हूँ mv0 दैट नालायको? क्या मैं कह सकता हूँ v0/2 है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? ठीक, और ये बताइए क्या ये चेंज होगी? नहीं होगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी स्ट्रिंग के टाइट होने के बाद भी इस डायरेक्शन में रहेगी नालायकों, और v0/2 होगी। सहमत हो? ये एंगल 60 डिग्री, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ये 30, ये कितना था, 30 था क्या? ओके, ये 30 है, ये 30 है। चेक कर लीजिए v0/2 का कंपोनेंट, v0/2 का कंपोनेंट क्या इस डायरेक्शन में वही आ रहा है जिसकी बात चल रही है? देखिए v0/2 cos 30 √3 v0/4, है ना, मस्त था ना? चलिए अब एक काम करें, इसके मोशन को इमेजिन करें बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, बहुत बहुत मज़ेदार बात बता रहा हूँ, बहुत शानदार। इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इन COM फ्रेम, पहली बात तो ये COM फ्रेम इनर्शियल होगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, होगा। क्या दिखेगा बच्चों सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देते हैं, वही दिखेगा भाई। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का, जिसके फ्रेम में जाते हैं उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको इस डायरेक्शन में मिल जाएगी कितनी, v0/2। ठीक, और इसको भी इस डायरेक्शन में मिल जाएगी बच्चों, कितनी, कि v0/2। जो थी वो तो रहेगी रहेगी, कौन कौन सी थी इस डायरेक्शन में थी, √3 v0/4, और इस डायरेक्शन में थी v0/2। क्लियर है? और इसके पास इस डायरेक्शन में कितनी थी, √3 v0/4। अब एक मज़ेदार बात सुनना, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में पता है क्या होगा, दोनों का मोमेंटम जो है ना मैग्नीट्यूड में सेम आएगा, डायरेक्शन में अपोजिट आएगा। देखिए कौन बता पाता है? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा, बताओ क्यों? अब तो न्यूक्लियस के केमिस्ट्री टीचर्स और आशीष अरोड़ा सर ने भी लीव कर दिया, कर देने दो। मैं तो भाई रहूँगा यार, और डट के रहूँगा मैं तो, और यहाँ से रैंक भी निकालूंगा। इस बार टॉप 100 में रैंक लगा तड़ा तड़ आने वाली हैं, इस साल भी और अगले साल तो बहुत ज़्यादा, देखते जाओ बस। क्योंकि सेंटर ऑफ, आर्यन ने लिखा है क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम 0 होता है। अरे वाह आर्यन यार, तू मेरा दिल खुश कर देता है। आर्यन का कहना है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में टोटल मोमेंटम क्या होता है, 0। पता है क्यों?
इसलिए क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, याद कर, पहले एक चीज़ लिखता हूँ, सिस्टम का मोमेंटम बराबर होता है m इंटू वी सी एम। ठीक। अच्छा, अब सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि टोटल मोमेंटम क्या होगा, जीरो। अच्छा, टोटल मोमेंटम बच्चों जीरो कैसे हो सकता है? टोटल मोमेंटम जीरो ऐसे हो सकता है कि एक जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हो, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में सेम मोमेंटम रखे, तभी उनका वेक्टर एडिशन जीरो हो सकता है। ठीक, बस देख लीजिए, खत्म हो गई कहानी। देखिए ये अपने आप जीरो आ जाएगा, बताया था तन्मय। अब ये तो अपने आप जीरो आ जाएगा बच्चा। ये अपने आप जीरो क्यों आ जाएगा बोलो? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों पार्टिकल की डिस्टेंस चेंज ही नहीं होने वाली है। आई बात समझ में? तो केवल और केवल बच्चों ये वाला कंपोनेंट रह जाएगा, बस ये वाला। अब ये एंगल तो हमको पता है 30 डिग्री है, तो ये वाला कंपोनेंट बताइए क्या हो जाएगा, V0/2 sin 30 बोले तो V0/4। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पार्टिकल V0/4 से घूमेंगे सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये V0/4 से भागेंगे। नया डायग्राम बनाऊं, मेरी शक्ल के पीछे आ रहा होगा। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बच्चों ये सिचुएशन होगी, ये V0/4 से जा रहे होंगे, ये V0/4 से जा रहे होंगे, और ये लगातार इसी फोर्स से घूमते रहेंगे। धनाटन धनाडन धनादन 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 धनादन। ओमेगा की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, कितने ओमेगा से घूमेंगे। हर्ष साहू कह रहे हैं टीजी ग्रुप का लिंक वो नहीं है शायद। अच्छा, एक मिनट रुकिए ज़रा, अभी मैं बताता हूँ टीजी ग्रुप का लिंक, 1 मिनट का समय दीजिए, खटाखट बताता हूँ आपको, ज़्यादा टाइम। मोही भार वनी है बे, वही है। चलो मैं चिपका भी देता हूँ कमेंट सेक्शन में, अगर 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 कमेंट सेक्शन में अलाउ किया तो। वही है ना बे, ये देखो मैंने भेज दिया। पहुँचा तुम लोग के पास कि नहीं आया? देखो कमेंट आ रहा है, मतलब मेरा लिंक आया कि नहीं आया? t.me/mohibar1। अबे आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ तो सही मेरा लिंक। कोई बता ही नहीं रहा। नहीं आया? अच्छा भाई, ये तो भाई दर्दनाक बात है। चलिए कोई बात नहीं, इस दर्द को भी सह लेंगे। t.me/ या /mohibar1 यही है भाई, है ना। टेलीग्राम ग्रुप में आपके वीडियो की लिंक के अलावा दूसरे सर की लिंक ज़्यादा आती हैं। अच्छा, तो क्या करें, कम कर दें? बता, अच्छा रहेगा अगर कम कर दें? मन पटेल बोल, तू जैसा बोल वैसे ही करेंगे अपन। क्या अच्छा रहेगा, मतलब बच्चों के लिए क्या अच्छा रहेगा ये बता, बच्चों को किससे फ़ायदा होगा? अपन तो बच्चों के लिए कर रहे हैं ये काम, तू तो ये बता। अगर बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है तो अपन वही करेंगे जो तू कहेगा। बाकी लोग भी अपनी अपनी राय दें कि सर वो बच्चों के लिए है फ़ायदेमंद कि नहीं। मुझे लगता है बच्चों के लिए सारे वीडियो फ़ायदेमंद होते हैं जो भेजता हूँ, तो इसलिए भेज देता हूँ। और तू बोलेगा कि नहीं यार सर हम फोकस्ड रहना चाहते हैं, तो अलग अलग बात है। चलिए साहब हम आगे बढ़ें। अगली चीज़ बच्चों पढ़ने जा रहे हैं, नॉर्मल एज इम्पल्सिव फोर्स। नॉर्मल एज इम्पल्सिव फोर्स, नॉर्मल एज इम्पल्सिव फोर्स। नॉर्मल एज इम्पल्सिव फोर्स ये भी बड़ा मज़ेदार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। इसमें क्या करना है, इसमें वही काम करना है जो पहले टेंशन में बोला था। मतलब देखो ज़रा ध्यान से। मान लीजिए ये वेज एक रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से एक पार्टिकल आ रहा है बच्चों v वेलोसिटी से आ रहा है, और ये टकराता है वैसे तड़ाक से, तो मतलब कैसा फोर्स लगाता है, इम्पल्सिव। पूछा जा रहा है आपसे या हमसे कि बताइए ये नॉर्मल इम्पल्सिव होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन ये है। ठीक, मैं कहा बड़ा सिंपल तरीका है, पता है क्या कि आप FBD बना लीजिए जिसके लिए पूछा गया है, उसको इधर इम्पल्स मिल रही है, सहमत है? अच्छा, ये क्या है n, ये क्या है mg, और इक्वेशन को लिख लीजिए। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या मैं कह सकता हूं बच्चों, n = mg होगा,
क्या मैं वर्टिकल डायरेक्शन में n बराबर mg कह सकता हूँ? अगर कह सकता हूँ और ये मुझे पता है mg नॉन इम्पल्सिव है, mg क्या है? नॉन इम्पल्सिव है, तो क्या मैं कह सकता हूँ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी नॉन इम्पल्सिव होगा? क्या ये बात समझ में आ गई बच्चा? ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप बताइएगा जरा। मान लीजिए सिचुएशन जस्ट उल्टी है। क्या है सिचुएशन? सिचुएशन है ये कि इस बार वेज ऐसा रखा है, ए इस तरीके से रखा है, ऐसा वेज रखा है, टक 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 ये रखा है, ठीक है। और यहां से पार्टिकल आ रहा है और ये पार्टिकल इससे टकराने वाला है। बताइए इस बार इंपल्सिव होगा या नहीं होगा? सर जो है वो चलेगा। अरे वाह मन पटेल, शाबाश। इंपल्सिव होगा नॉर्मल, आर्यन ने कहा है, मन ने भी कहा है इंपल्सिव होगा। बाकी लोग बोलिए भाई इंपल्सिव होगा या नहीं होगा? देखो जरा ध्यान से, बताता हूँ आपको, अभी फटाफट बताता हूँ। फिर से एफबीडी बना लो उसकी, एस के लिए भी इंपल्सिव कह दिया। एफबीडी बनाएंगे बच्चों तो ये देखो, नॉर्मल एक सरफेस पर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल लगता है, और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ठीक, तो ये इंपल्स हो गया। क्लियर? अच्छा, इधर आ गया बच्चों एन और इधर आ गया एम जी, ठीक है। चलिए बताइए, अगर मैं एन की वैल्यू को लिखता हूँ जहाँ पर इम्पल्स जो है वो इम्पल्सिव फोर्स है, एफ आई, सॉरी एफ आई लिखना चाहिए यार मुझको, इम्पल्स कैसे शो कर सकता हूँ एफपीडी में, तो इम्पल्सिव फोर्स है, कोई बात नहीं, ये थीटा। इस बार इक्वेशन क्या लिखूंगा? इस बार लिखूंगा एन बराबर एम जी प्लस एफ आई कॉस थीटा। अब इतने तो समझदार तुम हो ही यार, कि क्या गुरुजी, कि अगर एम जी इम्पल्सिव है, नॉन इम्पल्सिव है, लेकिन एफ आई इम्पल्सिव है, तो एन भी इम्पल्सिव होगा कि नहीं होगा? शॉर्डिंगर सिद्दीकी थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू क्यों बोल रहे हैं भाई? और ये चेक कर लीजिए भाई, इसमें कोई डाउट हो तो पूछे जो मैं कह रहा हूं आपसे। समझ में आ गया मतलब है? चलिए अब एक और एनालिसिस करने जा रहे हैं हम लोग टू पार्टिकल सिस्टम की, और वो एनालिसिस है स्प्रिंग प्लस एनालिसिस ऑफ ब्लॉक प्लस स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है। एनालिसिस, या फिर एक काम करते हैं, एनालिसिस ऑफ ब्लॉक प्लस स्प्रिंग सिस्टम बाद में करेंगे। पहले हम लोग बच्चों इस बार ना कोलिजन पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोलिजन शुरू करते हैं, तन्मय की बात आ गई तो स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं कोलिजन बच्चों। कोलिजन, क्या आपको जो मैंने लिखा है वो दिख रहा है? क्योंकि ये कलर के दिखने के चांसेस कम हैं, क्योंकि ये ग्रीन कलर है। अरे, और क्रोमा भी ग्रीन कलर का ही होता है, तो कई बार ये कलर छुप जाता है। अरे वाह, दिख रहा है दिख रहा है, चलिए बढ़िया बात है। तो कोलिजन किसे कहते हैं? कोलिजन कोई बताएगा? बताइए कोलिजन कहते हैं किसे? कोलिजन जो है वो बेस्ड ऑन एनर्जी होता है। हाँ हाँ हाँ, कोलिजन जो है वो टकराना। वाह, श्रोडिंगर सिद्दीकी ने कहा है कोलिजन जो है, बहुत ही बढ़िया बात बताई है इन्होंने, कहा है कोलिजन का मतलब टकराना। वाह जी वाह। तो सर ऑब्जेक्ट का टकराना, ठीक, तो जरा ध्यान से सुनिए। इंट्रैक्शन बिटवीन
two bodies such that interactive force is an impulsive force such that the interaction force is an impulsive force, then the interaction is called क्या? कोलिजन। तब इंटरेक्शन को कोलिजन कहते हैं जब इंटरेक्शन में क्या हो, समझ गए क्या? इंपल्सिव फोर्स का पार्टिसिपेशन। अब आगे बढ़ते हैं। 3 तरीके के कोलिजन, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, 3 तरीके के कोलिजन। इलास्टिक किसे कहते हैं गुरुजी? जिसमें नो लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एसके ने कहा संघर्ष, नो लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। संघर्ष, वाह वाह एसके, वाह, छा गया तू। इनइलास्टिक मतलब लॉस ऑफ एनर्जी, और परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है भाई लोग, ये है डेफिनेशन। इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। अब जो है ना वो यहां पर और एक और क्लासिफिकेशन आता है। और एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम बच्चा कोलिजन में होना जरूरी नहीं है, मतलब हर जगह हो सकता है, या यूं कहें कोलिजन में एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम तो होता ही होता है, और जिसको कोलिजन नहीं कहते हैं उसमें भी एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम होता है। जैसे आप किसी टेबल को आराम से धक्का दीजिए, ठीक है ना, तो एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है, लेकिन उसे कोलिजन तो नहीं कहेंगे ना बच्चा, ठीक। एक और क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन है हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन और ऑब्लिक। हेड ऑन किसे कहते हैं बच्चा पाटिल? हेड ऑन बोलते हैं कि वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग हो, ठीक है। और ऑब्लिक कहते हैं ऐसा ना हो, मतलब ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन है, ठीक है, और ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो ऑब्लिक कोलिजन कहलाएगा। हाँ तन्मय, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए भाई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का समेशन कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। अगली चीज पढ़ने जा रहे हैं, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हमारे सिलेबस में है, इसको समझते हैं, ठीक है। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, नए पेज से शुरू करेंगे उसको। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है बच्चा पार्टी। अच्छा, अब हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए ना पहले मैं आपको एक एनालॉगी बताऊंगा, और जब वो समझ में आ जाएगी ना तब फिर मैं हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन पे आऊँगा, ठीक है। और हम जितनी भी बातें कर रहे हैं ना बच्चे, पार्टिकल्स के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फॉर पार्टिकल्स या फिर स्फेरिकल साइज बॉडी, ठीक। मैंने दवा खा ली है यार, उसके चक्कर में मुझे बहुत भयानक नींद आ रही है, खांसी की दवा के चक्कर में, जुकाम वगैरह की, सॉरी यार। फॉर पार्टिकल्स हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन फॉर पार्टिकल्स, और स्फेरिकल साइज बॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, कुछ एक इंटरेस्टिंग से चीज़ दिखा रहा हूँ तुमको, ध्यान देना जरा। मान लीजिए ये M1 ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ M2 ब्लॉक है। ये बात पहले भी थोड़ी सी डिस्कस की है मैंने। ये V1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये V2 वेलोसिटी से जा रहा है, बट V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2। तो बच्चों जरा ध्यान से सोचो क्या होगा, V2
कुछ वेलोसिटी जा रहा है, v1 उससे तेज जा रहा है, तो क्या होगा, दोनों के बीच का गैप कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, बोलो। दोनों के बीच का गैप कम होता जाएगा, कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, क्यों, क्योंकि पीछे वाला ज़्यादा तेज जा रहा है। ठीक है भाई, सहमत हो। अच्छा, कम होगा तो क्या होगा, अरे कम होगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी। हम्म, एक मिनट रुकना, सॉरी। स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो M1 पर, जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी बच्चों, तो M1 पर फोर्स किधर लगेगा ये बताओ, पीछे की ओर। अच्छा जी, ये M1 का स्प्रिंग फोर्स हो गया। और M2 पर फोर्स किधर लगेगा, आगे की ओर, ये M2 का आगे की ओर फोर्स हो गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो ऐसा होगा, और यदि बच्चों ऐसा हुआ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यदि ऐसा हुआ तो v1 की वेलोसिटी कम होगी और v2 की वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के अलॉन्ग है M2 के केस में, और M1 के केस में फोर्स जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट है। समझ में आई बात। अच्छा, अब ध्यान देना, v1 ज़्यादा था, v2 कम था, ठीक। अब धीरे धीरे v1 कम हो रहा है, v2 बढ़ रहा है। एक ऐसा समय आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए वो भी समय देख लेते हैं। ये दोनों बराबर हो गया, ये कंप्रेस्ड, ठीक है, और ये दोनों बराबर वेलोसिटी से जा रहे हैं। vc मान लेते हैं, वेलोसिटी vc है तो ये भी vc है, दोनों बराबर पे आ गए। अच्छा, इस लेकिन अभी भी, इस समय भी, अभी भी भाई साहब पर फोर्स, इन भाई साहब पर फोर्स पीछे लग रहा होगा और इन भाई साहब पर फोर्स आगे लग रहा होगा, लग रहा होगा। इसका मतलब अभी भी M1 की वेलोसिटी कम होगी, अभी भी M2 की वेलोसिटी बढ़ेगी। तो अब पीछे वाले की वेलोसिटी कम हो रही है और आगे वाला तेज भाग रहा है, तो दोनों के बीच का गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा बच्चों। तो गैप बढ़ना शुरू, अब गैप बढ़ना शुरू तो क्या होगा बच्चों, गैप बढ़ता जाएगा, और कब तक बढ़ता जाएगा, जब तक दोनों डिटैच नहीं हो जाते। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ से वो बात कह सकता हूँ जो पहले भी कही थी, कि मैक्सिमम कंप्रेशन तब होगा जब दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे, और ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ बच्चों। और अब जो वेलोसिटी आएंगी v1 डैश और v2 डैश, इनमें क्या रिलेशनशिप होगी, v2 डैश विल बी ग्रेटर देन v1 डैश, होगा कि नहीं होगा, बोलो जी, होगा ना बच्चों, होगा ना भाई, सहमत हैं आप लोग। ठीक, अच्छा, तो v2 डैश ग्रेटर देन v1 डैश आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि पूरे प्रोसेस में यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, कह सकता हूँ, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की ज़ीरो है, यहाँ पर बोलो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि स्प्रिंग दब रही है, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व रहना है, तो काइनेटिक एनर्जी कम। यहाँ पर क्या मैं कह सकता हूँ U मैक्सिमम होगा और K मिनिमम होगा, और यहाँ पर वापस से क्या मैं कह सकता हूँ, K मैक्सिमम होगा और U ज़ीरो होगा। ये है K फाइनल, ये है K इनिशियल। ये बताइए, ये पूरे प्रोसेस में क्या कोई एनर्जी लॉस हुआ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी लॉस नहीं हुआ। एक बात, दूसरी बात, K इनिशियल बराबर K फाइनल है, ठीक। एक और बात, K इनिशियल और K फाइनल बराबर है, लेकिन मोमेंटम भी तो बराबर है पूरे सिस्टम का। M1 प्लस M2 को सिस्टम ले अगर, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, है क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स, इन दोनों को अगर मैं सिस्टम ले लूँ बच्चों, तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है, इसको सिस्टम की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसको सिस्टम लेता हूँ तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है, नहीं है एक्सटर्नल फोर्स। जब नहीं है एक्सटर्नल फोर्स तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। सहमत हूँ भाई, क्लियर है ये बात, अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अगर ये बात समझ में आई है तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन बहुत ईजी है, यही घटना बहुत कम समय में घट जाएगी तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। पता है कैसे, देखो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में होगा ये बच्चों कि जैसे मान लीजिए ये है M1, ठीक है, और ये है M2। अच्छा, M1 जा रहा है,
मान लेते हैं v1 वेलोसिटी से, ये जा रहा है v2 वेलोसिटी से, v1 ग्रेटर देन v2 है, v1 ग्रेटर देन v2 है। अच्छा, फिर क्या हुआ, आगे गए, जब v1 ग्रेटर देन v2 है तो इस पर फोर्स लगना शुरू हुआ, इस पर पीछे, इस पर आगे, तो ये डिफॉर्म होना शुरू हुई। कैसे हुई, डिफॉर्म होना, तो ये पिचकना शुरू हो गया, ऐसे पिचकना शुरू हो गया और डिफॉर्म हो करके ये ऐसे हो गया और ये भी डिफॉर्म हो गया। डिफॉर्म होते होते मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे पहुंच गए। किस पे पहुंच गए, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे पहुंच गए। जिस समय डिफॉर्मेशन मैक्सिमम है उस समय दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक, लेकिन अभी भी इस पर फोर्स पीछे और इस पर आगे चल रहा है। तब क्या होगा, वही सेम चीज़ें, ये भाई साहब m1 वाले v1 डैश से चलेंगे और ये वाले भाई साहब v2 डैश से चलेंगे और अब v1 डैश लेस देन v2 डैश हो जाएगा। ये घटना कहलाती है इलास्टिक कोलिजन और वो घटना नॉर्मल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की कहलाती है। क्या फ़र्क है दोनों में, समय का। क्योंकि ये घटना बहुत कम समय में होती है तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इम्पल्सिव फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ये कोलिजन कहलाता है। वरना अगर मैथमेटिकल इक्वेशन देखोगे तो दोनों में सेम है, पता है मैथ, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन में टाइम हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। पहली इक्वेशन सुनिए, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन बोलिए, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन तब भी वैलिड है जब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया है और अभी भी वैलिड है ना, दोनों चीज़ें सेम। तो बस ख़त्म हो गई कहानी। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन मैथमेटिकली, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम रिजल्ट देंगे बच्चों। अरे बोलो ना यार, समझ में आ रही है बात। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। मैंने क्या किया बच्चों, आपने नोट कर लिया, नोट नहीं किया है तो अच्छा मैं टाइम दे देता हूँ नोट करने का, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, फटाफट। फर्स्ट वाला, लर्न विद मीडियम स्पीड विद फुल कॉन्सेप्ट क्लियर, मन पटेल। लर्न विद मीडियम स्पीड विद फुल कॉन्सेप्ट क्लियर। और जो सेकंड वाला है वो केमिस्ट्री में बहुत अच्छा होता है, केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है सेकंड वाली अप्रोच, है ना। ठीक बच्चों, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन वह ये है कि जो 1 और 2 पार्टिकल है ना, 1 और 2 पार्टिकल है ना, उनकी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ खींचने जा रहा हूँ। एक का ग्राफ ऐसा आता है, एक का ग्राफ ऐसा आता है। मान लीजिए ये v1 का ग्राफ है, ये 1 का है v1 और ये v2 का है। तो बताइए किस टाइम पर, किशन तुमको मैं तुम नहीं, मुझे याद नहीं है आप कौन है। हाँ भाई, तो किस समय पर, टाइम बताइए व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। चलिए बताइए बच्चों फटाफट। सीबीएसई के 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए क्या बच्चों? इंटरसेक्शन पॉइंट, वेयर दे इंटरसेक्ट, तो ये वो टाइम है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। समझ गए बच्चे मेरे, शाबाश। चलिए अब सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। आखिर क्या सॉल्व करना शुरू करते हैं, हमारे सामने कुछ टास्क है। कि क्या टास्क है गुरुदेव? टास्क ये है कि ये m1
और ये v1, ठीक है, ये m2 और ये v2, ठीक, ये गिवन है ये चीज़ें, ठीक। और हमसे बताया गया कि इलास्टिक कोलिजन है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ये फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 डैश, ये दोनों हमको कैलकुलेट करने हैं, v1 डैश और v2 डैश। तो बच्चों कितने अननोन हैं हमारे पास, 2 अननोन हैं, तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए। तो इलास्टिक कोलिजन की एक इक्वेशन हो गई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और मोमेंटम कंजर्वेशन की दूसरी इक्वेशन हो गई कि इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। की गुरुजी किसको सिस्टम लिया है, समझ गए होंगे। अगर मोमेंटम कंजर्व करा रहा हूँ तो ये सिस्टम होगा बच्चों। इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होने चाहिए। तो पहली इक्वेशन हो गई मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम क्या बच्चों, कंजर्वेशन पर बेस्ड हो गई कि नहीं हो गई, ठीक। क्या इक्वेशन लिखेंगे, m1v1 प्लस m2v2 बराबर बोलिए m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक। दूसरी इक्वेशन बताइए, कि मैं बोलूँगा काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या होगी, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, ये हो गई कौन सी काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल, और ये बराबर होगी हाफ m1v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 डैश स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक। अब इनको सॉल्व करके हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, v1 डैश और v2 डैश निकालना, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन इससे कुछ एक्सट्रैक्ट निकल के आने वाला है, कुछ चीज़ सामने आएगी, वो मैं बताऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बताऊंगा, वो ये कि इनके सॉल्यूशन जो रिज़ल्ट आते हैं उनको याद करने का एक आसान तरीका, बेहद आसान तरीका बताऊंगा, और फिर उस बेहद आसान तरीके का प्रूफ भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा पार्ट में, थोड़ा रुक रुक के ऐसा काम करूंगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। हाफ का फैक्टर, जरा जो काइनेमेटिक्स वो जो काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन है ना बच्चों, उससे हाफ का फैक्टर हटा देते हैं, तो क्या बचेगा बच्चों, m1v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर बराबर m2v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 3, मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सर, आशीष अरोड़ा सर अनअकैडमी लीव कर रहे हैं क्या, पता नहीं, अभी अभी कोई स्टूडेंट बता रहा था यार चैट में, मुझे तो नहीं पता, ठीक। क्योंकि मैं ऑफलाइन के देखता हूँ बेटा, मैं ऑफलाइन पे काम करता हूँ। अच्छा, अरे वाह, किशन ने बिल्कुल सही बात कही है। आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं, m1v1 माइनस v1 डैश बराबर m2v2 डैश माइनस v2, ठीक है। ये फोर्थ आप डिवाइड कर दीजिए, क्या आया बच्चों, आया ये हमारे पास v1 प्लस v1 डैश बराबर v2 डैश प्लस v2, ठीक। अच्छा जी, आगे बढ़िए। फिर हमने कहा अच्छा अगर ऐसा है तो हम एक काम करते हैं, हम इक्वेशन लिखते हैं, कि क्या लिखेंगे इक्वेशन, v1, इसको सही करने जा रहा हूँ, कुछ काम की बात बढ़िया सामने आएगी, v1 माइनस v2 बराबर v2 डैश माइनस v1 डैश। अच्छा अब ये बताओ, मान लो क्या मैं कह सकता हूँ ये इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, और इसका नेगेटिव साइन कह सकता हूँ फाइनल वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। तो मान लीजिए ये टू है, ये कौन है, टू, तो टू के फ्रेम में क्या होगा, v1 टू, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, इधर होगी तभी तो कोलिजन होगा भाई। तो गारंटी है टकराने के बाद क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, और दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे। तो इसी बात को पता है क्या कैसे कहते हैं, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है भाई लोग।
ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक, यहाँ तक तो मुझे आपको बताना था, लेकिन अब आगे मैं नहीं बताऊंगा। अब मैं आगे आपको सीधा रिजल्ट बताने जा रहा हूँ। इस रिजल्ट का यूज़ करिए और दनादन क्वेश्चन करिए कि क्या है वो रिजल्ट गुरुदेव। कि रिजल्ट बताता हूँ, ध्यान से देखना। रिजल्ट है बच्चों v1 डैश बराबर 2vc माइनस v1 एंड v2 डैश बराबर 2vc माइनस v2, where vc is m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये है vc, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये vc की वैल्यू है। तो ये फॉर्मूले का आपको रटंत विद्या से अपनी रट्टा मारना जम करके, क्योंकि ज़माना अब आगे निकल चुका है। जो रट्टा मार लेगा वो फटाफट आगे बढ़ेगा। ठीक, आगे बढ़ें, आगे सुनिएगा। कुछ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करिए। ये m मास का एक पार्टिकल है जो कि 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और ये 2m मास का पार्टिकल है जो कि रेस्ट पर रखा हुआ है। ठीक, फाइंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ईच पार्टिकल। फाइंड फाइनल वेलोसिटीज, फाइंड फाइनल वेलोसिटीज। चलिए शुरू हो जाइए बच्चों। फाइंड फाइनल वेलोसिटीज। गलत तरीका है बेटा मन पटेल। मैं इस तरीके से पहले भी सहमत नहीं रहा कभी भी, और आज भी नहीं हूँ। कोई भी बच्चा डेप्थ में सोचने लायक नहीं रह जाता है, और वो सरफेस सरफेस पे हर बार काम कर लेता है। केमिस्ट्री में ये मेथड बहुत अच्छा है, फास्ट पढ़ लो, जल्दी जल्दी रट्टा मार लो, और उसके बाद वापस से 2-3 बार 3-4 बार और रट्टा मार लो, चल जाता है। फिजिक्स में नहीं चलता ये। ठीक है भाई लोग, क्या आंसर आ गया? आंसर आ गया हो तो फटाक से केवल और केवल वाई लिख देना, बस मैं समझ जाऊंगा। चलो देखो, ध्यान से देखना। शाबाश, बढ़िया, आंसर आ गया। आंसर लिख भी दिया बच्चों ने, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मान लेते हैं मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि 1D था इसलिए वेक्टर का साइन तो नहीं लगाया, लेकिन प्लस और माइनस तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या लिखूँगा मैं? सबसे पहले VC निकाल के बैठते हैं अपन लोग। VC की वैल्यू होगी 4m अपॉन m प्लस 2m मतलब 3m। तो कितना आ गया बच्चों? ये आ गई 4/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा, अब V1 डैश इक्वस टू ट्वाइस ऑफ VC मतलब 8/3 माइनस V1, और V1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4 है। तो कितना आ गया? 12 माइनस 8/3, सॉरी 8 माइनस 12/3, दैट मीन्स -4/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओ किशन ने आंसर निकाल दिया। पहले किशन वेट कह रहे थे। V2 डैश की वैल्यू बच्चों फिर से 2VC करें, 2VC करेंगे तो 8/3 आएगा। अच्छा, माइनस V2 कितना है? 0, तो ये आ गई 8/3। क्लियर बच्चों? इसका मतलब फाइनली ये भाई साहब पीछे की ओर भागेंगे 4/3 से, और ये वाले भाई साहब जिनका मास 2m है वो आगे की ओर भागेंगे 8/3 वेलोसिटी से। ये फाइनल आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, ज़रा उसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये m मास का पार्टिकल। ठीक है, ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से,
और ये भाई साहब जो हैं वो 3m मास के पार्टिकल हैं, ये जा रहे हैं 1 मीटर पर सेकेंड से। आपसे पूछी गई है फाइनल वेलोसिटी बताइए, तो शुरू हो जाइए और बताइए। कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है। मन पटेल ने कहा सर इफ़ वी डू इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। मन जो तुम अब जो मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ ना, बाकी सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का आंसर। तो सभी लोग जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं वो सभी लोग इस बात को सुनिए। क्या बात ये है बच्चों, जैसे मन ने कहा कि क्या हम इसे सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कर सकते हैं, तो होता क्या है कि यह मैं आगे चल करके सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ही पढ़ाता हूँ इसको। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो लोग डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बताते हैं उससे नुकसान क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हमने जनरल मेथड पर प्रैक्टिस नहीं की, मोमेंटम कंजर्वेशन को नहीं समझा, फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं समझा, है ना, एक काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लगानी नहीं समझी, तो जब इनको हम बार बार रिपीट नहीं करते ना पेन से, तो दिमाग में इनके कॉन्सेप्ट उतने अच्छे हमारे नहीं बन पाते हैं। इस कारण से बच्चों मेरा मानना ये होता है कि पहले नॉर्मल मेथड से, फिर अपन लोग सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। शेखर, सर आपका कोई ऑनलाइन बैच आएगा 2024 वालों के लिए? नहीं बेटा, मेरा कोई ऑनलाइन बैच 2024 वालों के लिए नहीं आएगा। आ चुका है ऑलरेडी, वो एसआरजी बैच है बेटा। पीपल दीवान, सर प्लीज़ नीट के लिए भी कुछ बात करिए सर, वाई वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फॉर नीट लाइक जेई प्लीज़ सर। पीपल आपका मैसेज मैंने देख लिया था जहाँ पर आया था, और हमने नीट के लिए शुरू कर दिया है, बायोलॉजी की सीरीज़ शुरू कर दी है। अगर आप ध्यान से देखें कोटा पल्स पर, तो नीट के लिए हम बहुत एग्रेसिव जाने वाले हैं, चिंता मत करिए बेटा, आपका काम होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर बढ़ें आगे, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। तो वेलोसिटी v1 इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, v2 इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। ओके मन पटेल, ठीक है। अब हम लोग क्या करें बच्चों, वीसी की वैल्यू निकालेंगे। वीसी बराबर 2m प्लस 3m, 2m प्लस 3m डिवाइडेड बाई 4m, तो कितना आ गया, ये आया 5/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सर आई एम इन एसआरजी बैच, ओके। आई DM यू ऑन व्हाट्सएप, अच्छा भाई, आप मेरे एसआरजी बैच में हैं किशन? ओके, मुझे याद नहीं है बेटा, ठीक है। 5/4 आ गई। अब V1 डैश बराबर 2VC, मतलब 2 इंटू 5/4 माइनस 2V1, तो कितना आ गया 5/2 माइनस 2, तो कितना आया बच्चों 1/2 आ गया। नहीं, 1/2 में आपका नाम किशन ही है बेटा। अच्छा V2 डैश देखिए क्या आएगा, V2 डैश 2VC फिर से, तो 2 इंटू 5/4, ठीक, माइनस माइनस बोलिए 1, ठीक। तो अभी कितना बचा जल्दी बोलो, 3/2 मीटर पर सेकेंड बचा है कि नहीं बचा, ठीक, ये आंसर आ गया। क्लियर है। बस एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, उसका रीज़न है आपका साइन कन्वेंशन लेने का तरीका सही हो जाए। तो ये है 2m और ये है 3m, ठीक है। ये आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ स्फीयर। मेंस के लिए क्रोटो का कोई मतलब नहीं है बेटा, हार्ड क्वेश्चन अभी देंगे बेटा, हार्ड क्वेश्चन बंडी मतलब होता ही नहीं है इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन, सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं मन, ठीक है ना। बस अभी एक बार प्रैक्टिस हो जाए फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे, बस कुल मिला करके ये है। एक हार्ड क्वेश्चन है वैसे मेरे दिमाग में, चिंता मत कर, अभी अभी पूछूंगा। बेटा मेंस के लिए SC भी मोर देन सफिशिएंट है।
किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद VC निकाल लीजिए। VC का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m1v1 प्लस वाई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, विद साइन हमें देखना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा बच्चों, 2m इंटू 5, ठीक है, ये आ जाएगा 10m माइनस 6m डिवाइडेड बाई 5m, तो कितना आया जल्दी से बताइए, 4/5 मीटर पर सेकेंड आया कि नहीं आया, ठीक है। ये आ गया क्या चीज़, ये आ गया VC। अब आगे बढ़ते हैं। V1 डैश बराबर फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, 2VC माइनस V1, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। 2VC की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ VC मतलब 4/5 माइनस V1 मतलब 5, क्या आ गया बच्चों, 8/5 माइनस 5, ये कितना आएगा बोलो, 25 में से 8 गया, 25 में से 8 गया, यही तो पूछा जा रहा है। तो माइनस 17/5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और V2 डैश निकालेंगे तो वो आएगा 8/5, 2VC आ गया, माइनस नहीं, अभी आ जाएगा +2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसी कारण से क्वेश्चन दिया था 10, 18, 18/5 मेरे हिसाब से मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल वेलोसिटी आएगी। तो कुल मिला करके ये भाई साहब 17/5 से भाग जाएंगे, और ये भाई साहब 18/5 से इधर चलते रहेंगे। सबके आंसर डिफरेंट आ गए। हाँ, किशन के आंसर सही आए थे। किशन तुम कौन से क्लास में हो बच्चा, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े हम लोग। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और सफिशिएंट प्रैक्टिस के लिए होगा ये, ठीक है। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए। ये है क्वेश्चन M, 2m, 4m, ठीक है। ये 3 पार्टिकल रखे हुए हैं एक सरफेस पे, और इसको V0 वेलोसिटी दी। फाइंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ईच स्फीयर आफ्टर ऑल पॉसिबल कोलिजन्स। अच्छा चलो एक काम करता हूँ, ये होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है आपको, और यहीं से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कोलिजन कल मैं 1D कोलिजन ख़त्म कर दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर सेंटर ऑफ मास फ्रेम वाली इच्छा पूरी हो जाएगी आप लोगों की। और बहुत बहुत मज़ेदार अभी आगे आने वाला टॉपिक है, जैसे ऑब्लिक कोलिजन है, उसमें ऐसा मेथड बताऊंगा जो शायद ही आपने कभी देखा हो या सोचा हो। तो बहुत ही अल्टीमेट इस टॉपिक में चीज़ें आने वाली हैं अब जो आने वाले लेक्चर्स हैं। तो करीब ये मान के चलिए कि आगे आने वाले 4-5 लेक्चर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और उसके बाद तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन एंड आंसर के साथ। तब तक के लिए टाटा।